मुंबई, सपनों का सिटी, एक शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन नीतेश के लिए यह परछाइयों का शहर था। वह अभी एक हफ्ते पहले ही आया था, एक छोटे शहर का लड़का जिसे इस महानगर ने निगल लिया था। महत्वाकांक्षा का भार उस पर था, उसे काम खोजने के लिए मजबूर कर रहा था। कोई भी काम। उसने खुद को एक विशाल कारखाने के परिसर के बाहर खड़ा पाया। गेट पर गार्ड, एक आदमी जिसकी आंखें शहर की तरह थकी हुई थीं, ने उसे नौकरी की पेशकश की। रात का चौकीदार, आसान काम, अच्छी तनख्वाह। नीतेश बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। उसे पैसों की जरूरत थी। फैक्ट्री धातु और परछाइयों की एक भूल भुलैया थी। तेल और धूल की गंध से हवा भारी थी। दिन में यह मशीनरी की आवाज और मजदूरों की आवाजों से गूंजता रहता था, लेकिन रात में यह सन्नाटा छा जाता था। एक सन्नाटा जो केवल दूर से आती ट्रैफिक की आवाज और चूहों की भागदौड़ से टूटता था। नीतेश का दिल उसके सीने में तब धड़कता था जब वह अपने चक्कर लगाता था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उस पर हावी हो रहा हो, ऐसे रहस्य फुसफुसा रहा हो जो वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी टॉर्च पकड़ी हुई थी। परछाइयों के इस समुद्र में उसका एकमात्र सहारा बूढ़े गार्ड शर्मा नाम के एक भूरे बालों वाले आदमी ने नीतेश को पहली रात को एक चक्कर लगवाया। वे विशाल मशीनों के पीछे से गुजरे। उनके धातु के अंग मंद रोशनी में हल्के से चमक रहे थे। शर्मा ने सुरक्षा कैमरों, आग से निकलने के रास्ते, दिनचर्या की ओर इशारा किया। फिर वह रुक गया। वह एक जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। उसकी सलाखें मुड़ी हुई और टूटी हुई थी। एक भारी जंजीर ने उसे बंद कर रखा था। एक ताला एक कंकाल की उंगली की तरह लटक रहा था। गेट के आगे नीतेश एक अंधेरे गलियारे को देख सकता था जो परछाइयों में डूबा हुआ था। शर्मा ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। वह इलाका मना है। नीतेश ने भौहें चढ़ाई। मना है? क्यों? शर्मा ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें डर और उदासी के अजीब मिश्रण से भरी हुई थीं। बस दूर रहो, यही आदेश है। यह सुरक्षित नहीं है। रातें लंबी और एकाकी थीं। नीतेश ने कारखाने के फर्श पर गश्त की। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने ताले चेक किए, अपने चक्कर लगाए और उस दमनकारी अंधेरे को नजरअंदाज करने की कोशिश की जो हर कोने से रिश्ता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने अपने गांव में अपने परिवार के बारे में सोचा। उनके चेहरे चिंता और आशा से सराबोर उसके विचारों को घेरे हुए थे। उसने उनसे बेहतर जिंदगी का वादा किया था, एक ऐसी जिंदगी जो गरीबी और निराशा से मुक्त हो, जो उनके छोटे से शहर से चिपकी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, बेचैनी की भावना उसे कुतरने लगी। जंग लगे गेट के पीछे छिपा हुआ निषिद्ध क्षेत्र उसके दिमाग में खेल रहा था। इसमें क्या रहस्य छिपे थे? यह इतना सीमा से बाहर क्यों था? उसने इसे मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन कारखाने का सन्नाटा, हर स्क्रीमर का और कौरकरा, हर सरसराहट और फुसफुसाहट को बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह ऐसा था जैसे इमारत खुद अपनी सांस रोक रही हो, किसी घटना के घटित होने की प्रतीक्षा कर रही हो। यह उसकी 5वीं रात थी कि नीतेश ने उसे सुना। एक धुंधली आवाज दूर के शहर की गूंज से बमुश्किल सुनाई दे रही थी। एक स्क्रीम, दर्द और बेबसी की स्क्रीम। वह अपने रास्ते में रुक गया। उसका खून जम गया। यह निषिद्ध क्षेत्र से आया था। इसमें कोई गलती नहीं थी। डर ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जानता था कि उसे दूर रहना चाहिए। शर्मा ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ, शायद रुग्ण जिज्ञासा की भावना या शायद साहस की एक झलक ने उसे ध्वनि की ओर आकर्षित किया। कदम दर कदम वह जंग लगे गेट के पास पहुंचा। जंजीर बुरी तरह हिल गई जब उसने उसे छुआ। ताला उसके हाथ में ठंडा और भारी लगा। वह एक पल के लिए झिझका, फिर
एक गहरी सांस लेते हुए उसने गेट को खोला और अंदर कदम रखा। भाग 5। साए में टेरर। निषिद्ध क्षेत्र में हवा घनी और बासी थी, जो सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही वह चला, मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए। एकमात्र आवाज उसकी अपनी अनियमित सांस लेने और उसके दिल की धड़कन की थी। वह रोने की आवाज का पीछा करता रहा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कट रही थी। गलियारा हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। उसके हर कदम के साथ परछाई गहरी होती जा रही थी। अंत में वह एक बड़े खुले स्थान पर पहुंचा। टूटी हुई मशीनरी उसके चारों ओर बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी विलुप्त जानवर की हड्डियां। और वहां कमरे के बीच में उसने उसे देखा। एक आदमी मशीनरी के एक बड़े टुकड़े के नीचे फंस गया। उसका पैर उसके भार के नीचे कुचला हुआ था। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीमें कमजोर और हताश थीं। भाग 6। हाथ फैलाना। नीतेश पर दया की लहर दौड़ गई। वह आगे भागा, उस आदमी को आवाज दी, उसे पकड़े रहने के लिए कहा। लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया, उसका खून ठंडा होता गया। उस आदमी का चेहरा, जो उसकी टॉर्च की रोशनी से जगमगा रहा था, दर्द से सिकुड़ा हुआ नहीं था। यह एक खामोश चीख में जम गया था। आंखें दहशत से फैली हुई थीं, और जो पैर फंस गया था, वह पैर बिल्कुल नहीं था। यह एक कटा हुआ कंकाल जैसा था। मांस सड़ गया था, हड्डी उजागर हो गई थी। उस आदमी ने अपना सिर घुमाया और नीतेश डर के मारे पीछे हट गया। यह कोई जीवित व्यक्ति नहीं था, यह एक भयावह प्रेत था। उसके कपड़े फटे और फटे हुए थे। उसकी त्वचा मौत के समान पीली थी। मेरी मदद करो, प्रेत फुसफुसाया। उसकी आवाज एक सूखी, तेज फुसफुसाहट थी। फिर एक ऐसी गति से जिसने उसके भूतिया रूप को चुनौती दी, भूत ने झपट्टा मारा। उसका हाथ हड्डीदार और ठंडा नीतेश की कलाई के चारों ओर जकड़ा हुआ था। नीतेश की कलाई थी। भाग 7। अगली मॉर्निंग नीतेश एक हांफते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से तर था। वह कारखाने के फर्श पर लेटा हुआ था। भोर की पहली किरणें गंदी खिड़कियों से छनकर आ रही थीं। यह एक सपना था। यह एक सपना ही रहा होगा। वह उठ बैठा। उसका दिल अभी भी उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था, और उसने इधर उधर देखा। कारखाने के फर्श के परिचित नजारे, जो अब सुबह की कोमल रोशनी में नहाए हुए थे, उसकी नसों को शांत करने के लिए बहुत कम काम किया। रात की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार चल रही थीं। हर रिप्ले पिछले वाले से ज्यादा भयानक थी। वह अभी भी अपनी कलाई पर भूत की बर्फीली पकड़ को महसूस कर सकता था। उसकी अनियमित सांसों को सुन सकता था। उसकी खाली आंखों में दहशत देख सकता था। याद ने उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गया और इमारत की सीमा से बचने के लिए उत्सुकता से कारखाने के गेट पर पहुंच गया। उसे ताजी हवा की जरूरत थी। अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी को महसूस करने की जरूरत। उसे खुद को यह समझाने की जरूरत थी कि यह सब एक बुरा सपना था। शर्मा गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। कल रात तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। नीतेश हिचकिचाया। फिर उसने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने रोने की आवाज, निषिद्ध क्षेत्र, भयावह प्रेत का वर्णन किया। उसने उसे बर्फीली पकड़, कर्कश आवाज, भारी दहशत के बारे में बताया। शर्मा ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी। उसका हाव भाव गंभीर था। जब नीतेश बोलना समाप्त कर चुका, तो उसने एक लंबी सांस छोड़ी। यह सच है, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। यहां भूत है। वे कहते हैं कि वह यहां एक मजदूर था सालों पहले। वह फंस गया, जैसा तुमने देखा, लेकिन उसकी स्क्रीमें किसी ने नहीं सुनी। कोई नहीं आया।
शर्मा के शब्द नीतेश पर किसी शारीरिक प्रहार की तरह लगे। भूत असली था। उसने जो दहशत महसूस की थी, जो आतंक उसने देखा था, वह सब सच था। वह पीछे हट गया। उसके पैर अचानक उसके नीचे कमजोर लगने लगे। वह कारखाने की दीवार पर झुक गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने एक भूत देखा था। उसने एक भूत को छुआ था और अब वह कारखाने के काले रहस्य के पीछे की सच्चाई जानता था। किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? नीतेश ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। शर्मा ने दूर देखा। उसकी आंखें उदासी और शर्म के मिश्रण से भरी हुई थीं। वे कहते हैं कि वे बहुत डरे हुए थे। उन्हें लगा कि वह उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। नीतेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके डर, उनकी उदासीनता का भार उस पर दबाव डाल रहा था। भूत अकेले ही मर गया था, अंधेरे में छोड़ दिया गया था और अब वह फंस गया था। अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीने के लिए मजबूर था। उसकी स्क्रीमें खाली हॉल में गूंज रही थीं, जिनका कोई जवाब नहीं था। नीतेश के ऊपर चक्कर आने की लहर दौड़ गई। उसे चक्कर आ रहे थे। उसकी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो रही थी। उसने खुद को स्थिर करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंतिम सचेत विचार भूत की दलील की एक भयानक प्रतिध्वनि थी। मेरी मदद करो। शर्मा उसकी तरफ दौड़े। उसका चेहरा चिंता से सराबोर था। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नीतेश की आंखें खाली देख रही थीं। उसकी त्वचा ठंडी और चिपचिपी थी। उस रात के डर, दहशत, सरासर दहशत ने अपना असर दिखाया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उसका दिल बस रुक गया था। अत्यधिक भय का शिकार नीतेश, छोटे शहर का बड़ा सपना देखने वाला लड़का, बेहतर जिंदगी की तलाश में शहर आया था। उसे एक भयानक मौत ही मिली थी। उसका जीवन एक ऐसी त्रासदी की गूंज से बुझ गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और कहीं सुनसान फैक्ट्री की परछाइयों में एक भूत को भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। मदद के लिए उसकी स्क्रीमें हमेशा के लिए अनुत्तरित रहीं।